नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम यूपी पीएसएसबी 2025 को ध्यान में रखते हुए मेक आईएएस की यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा डाटा बुक जो जारी की गई, उसके द्वारा महत्वपूर्ण जो आर्थिक घटनाक्रम, राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन, उद्योग क्षेत्र, आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्लस कृषि की आर्थिक समीक्षा जो आर्थिकी है 25-26, खनिज उत्पादन, वैश्विक जो सूचकांक होते हैं उनमें भारत और विश्व की स्थिति क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 वाली आई थी, इन सभी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है इनको देखेंगे। आप हमारा तथागत एडुजोन से चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर चैनल पर घटनासार, वन लाइनर वाला प्लस प्रहार मैगजीन करंट अफेयर्स की साथ ही जीएस का रिवीजन वाले वीडियो पड़े हैं, जो कि प्लेलिस्ट में बना दी गई है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट दिए गए हैं। इसमें है राष्ट्रीय आय जो है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के आधार पर 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 7.8% वृद्धि दर रही है। फिर 2024-25 के लिए वार्षिक जो वृद्धि दर रही है 6.5% रही है। स्थिर जो आय होती है, स्थिर जो इनकम काउंट करते हैं 11-12 के आंकड़ों के आधार पर मूल्यों पर इसको 187.97 लाख करोड़ रुपए रही है। जीडीपी मूल्य के आधार पर देखेंगे, अनुमानित वर्तमान मूल्य पर कितना है? 3,30,000, ये 3 लाख नहीं 3 करोड़ हो जाएगा। तो 3,30,68,000 करोड़, यानी कि वृद्धि दर कितनी 9.8% रही है। फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय या उत्पाद या आईएनएनपी जो होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है पीसीआई यानी कि पर कैपिटा आधार पर कितनी है? 2025 में लगभग 1,88,892 मौजूदा कीमतों पर दी गई है। फिर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो पर कैपिटा इनकम जो नेशनल आय है वो है स्थिर आय देखेंगे मूल्य पर, तो लगभग 2011-12 के आधार पर जारी किया जाता है। अभी जो स्थिर मूल्य है ये 2011-12 को आधार वर्ष है और अभी नया आधार वर्ष 2022-23 बना दिया गया है, तो अब वो नया आ जाएगा। लेकिन अभी जो डाटा है ये 2011-12 के आधार पर दिया गया है। तो मूल्यों पर कितना है? 1,14,710 है 2024-25 के आधार पर। फिर पिछले वर्ष जो 2023-24 में कितनी थी? 1,08,600 थी। डॉलर में अनुमानित कितनी? तो 2934 है, ये 2025 में दिया गया है। फिर शीर्ष राज्य में देखेंगे प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो अभी कर्नाटक है 2,04,605, तमिलनाडु 1,96,309, हरियाणा में 1,94,285, यूपी जो है 50,000 जो पर कैपिटा के आधार पर कितना 50,341 ही है। फिर शीर्ष जो सकल मूल्य वर्धन होता है, ग्रास वैल्यू एडिशन, 2025-26 में कितना हुआ है? वास्तविक जीवीए वृद्धि दर 6.4% रही है। 2025 में जीवीए मूल्य कितना है? लगभग 1,71,87 करोड़ रहा है, स्थिर मूल्यों पर जारी किया गया है। फिर क्रय शक्ति क्षमता जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके आधार पर ट्रिपल पी के आधार पर भारत जीडीपी 2025 में कितनी? 17 ट्रिलियन, विश्व में तीसरा स्थान है इसका। और ट्रिपल पी पर प्रति व्यक्ति जो जीडीपी कितनी है? तो 12,130 आईएमएफ के आधार जो डाटा 2025 का जारी किया गया उसके आधार पर दिया गया है। फिर आर्थिक विकास और नियोजन से रिलेटेड डाटा दिया गया है। बजट अनुमान 2025-26 के आधार पर उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः कितना? 34,96,000 करोड़ रुपए और 50,65,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो जो बजट 2025 वाला बजट रखा गया था केंद्रीय, उसकी टोटल जो वैल्यू थी कितनी? 50,65,000 करोड़ रुपए थी। उसमें से जो कुल प्राप्तियां थी वो कितनी थी? 34,34.9 लाख करोड़ रुपए थी। फिर शुद्ध कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई थी। सकल बाजार उधारी जो है 14.82 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई थी। वित्त वर्ष 2025-26 में 11.21 लाख करोड़ यानी कि जीडीपी का 3.1% पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया था। तो पूंजीगत पर व्यय पर कितना है? तो 3.1% ही निर्धारित किया गया था। फिर है राजकोषीय घाटा कितना है? तो वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.8% है जीडीपी का। राजस्व घाटा 1.9% रहा है। एक जगह कहीं 1.8% भी दिया है, तो 1.9% ही राजस्व घाटा है। फिर आगामी वर्ष जो है तो राजकोषीय घाटा जो लक्ष्य रखा गया, देखो अभी जो इस वर्ष का 2024-25 का राजकोषीय घाटा है वो कितना है? 4.8% है। जो आगामी है लक्ष्य है 2025-26 का कितना? 4.4% पर लाना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 2024-25 अगर पूछता है राजकोषीय यानी कि फिजिकल डाटा, फिजिकल डेफिसिट, तो 4.8% रहेगा। और जो 2025-26 के आधार पर अगर पूछता है एस्टिमेटेड वाला, तो उसके आधार पर कितना? 4.4% अनुमान लगाया गया है। फिर राजस्व घाटा अगले साल का कितना हो जाएगा 25-26 के लिए? 1.5% का आकलन किया गया है। गरीबी कितनी है? अत्यंत गरीबी 2022-23 में केवल 2.3% यानी कि पीआईबी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आधारित पर दिया गया है आंकड़ा। फिर ग्रामीण क्षेत्र में 2.8%, शहरी क्षेत्र में 1.1%। तो जो पुअर गरीबी है, मतलब चरम गरीबी जिसको बोलते हैं, वो 2.3% ही रह गई है। बीते दशक में 171 मिलियन लगभग कितने हैं? तो 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकारी योजनाओं व डीबीटी का बड़ा योगदान इसमें रहा है। फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो
होता है उसमें 2019 से लेकर 2019 से 21 में 16.4%, वर्ष 2023 में लगभग कितना 15.5% की कमी आई है। फिर बेरोजगारी क्या है, तो अगस्त 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी, 5.1% थी। पुरुष जो इसमें 5% है। महिला श्रम भागीदार सहभागिता दर कितनी है, ये पीरियाडिक लेबर फिर फोर्स सर्वे द्वारा जारी किया जाता है, 33.7% हो गया है। अभी 41.7 आता है, तो वो भी सही रहेगा डाटा, ये चीज़ है। 33.7 से लेकर 41 के मध्य में है, तो इसमें दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर सितंबर 2025 के अनुसार ये दिया गया है। अप्रैल 2025 में क्या है, औसत दर 5.6% के आसपास है। फिर इसमें अप्रैल से जून 2025 के मध्य में औसत दर जो रही है 5.6% के आसपास रही है। फिर नेक्स्ट है जीडीपी में प्रमुख क्षेत्रों का योगदान, तो पीआईबी के आधार पर 2024-25 के आधार पर दिया गया है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र का लगभग कितना है, 16% है। औद्योगिक क्षेत्र का 29% है। सेवा क्षेत्र का कितना 55% है, ये पूछा जाता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर कितना 16% है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है 29% है, और लगभग 55% जो है वो सेवा क्षेत्र का, टर्सरी सेक्टर का। आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है 2024-25 के लिए, कृषि की रही है 3.8% अनुमानित, उद्योग की 6.2% रही है, सेवा क्षेत्र की कितनी रही है 7.2% रही है। यूपी के रिलेटेड खास करके ये डाटा हो जाता है जो यूपी वाला रहता है। पीआईबी के और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में लगभग कितना रहा है, 16% रहा है। उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 29% रहा है। सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 55% रहा है। मुद्रास्फीति कितनी है, तो सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति लगभग अगस्त 2025 में 2.07%, जुलाई में 1.161% रही थी। वो वर्ष की औसत 3 से 4% की वृद्धि रही है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है कि आधारित मुद्रास्फीति कितनी रही है अगस्त 2025 में 0.52% रही है, वर्ष दर वर्ष काउंट की गई है। फिर व्यापार संबंधी आंकड़े दिए गए हैं, तो कुल निर्यात व्यापार प्लस सेवा 2024-25 के आधार पर दिया गया है। कुल निर्यात जो हुआ है इसमें कितना 824.9 अरब डॉलर का हुआ है, वृद्धि कितनी हुई 6.01% की वृद्धि हुई है। वस्तुगत निर्यात कितना हुआ 437.42 अरब डॉलर, यानी कि 0.8% की वृद्धि हुई है। गैर पेट्रोलियम निर्यात जो है 374.8 अरब डॉलर, यानी कि 6% की इसमें वृद्धि हुई है। कुल आयात कितना हुआ, तो इसमें व्यापार प्लस सेवा दोनों को काउंट किया गया है, तो इसमें है 615.19 अरब डॉलर, 6.85% की वृद्धि हुई है। व्यापार घाटा कितना रहा है, तो 94.2 अरब डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, उसके आधार पर कितना व्यापार घाटा रहा है भारत का। ये एक बार पूछा गया डाटा, सीधे सीधे पूछा गया। व्यापार घाटा कितना 94.26 अरब डॉलर रहा है, यानी कि 94.26 बिलियन डॉलर रहा है। फिर गैर पेट्रोलियम वस्तु निर्यात कितना है 374.1 अरब डॉलर जो है 6% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। फिर प्रमुख योगदान देने वाली वस्तुएं कौन कौन सी, ये पूछा गया, अभी आशा आर में आया था। सबसे नंबर पहले पर सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सी वस्तु की जाती है, इंजीनियरिंग वस्तुएं 116.67 अरब डॉलर का निर्यात किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल 30.47 अरब डॉलर, इसमें 9.939% की वृद्धि हुई है। फिर प्लास्टिक और लिनोलियम 8.92 अरब डॉलर की इसमें वृद्धि हुई है। फिर आगे देखेंगे, कृषि से रिलेटेड डाटा दिया गया है। प्रमुख कृषि सब्सिडियाँ 2025 के आधार पर कौन कौन, कृषि आबादी लगभग कितना 46%, भारतीय जनसंख्या की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो 46% है, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो लगभग अभी भी 60% के आसपास बनी है। फिर कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग कितना 18% है। फिर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अनुमानित बजट कितना है 2025-26 के लिए 1,37,756.55 करोड़ रुपये। 2013-14 में और 21,933.50 करोड़ रुपए था, तो 2013-14 में कितना 21,933 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि बढ़ के 1,37,756 करोड़ रुपए हो गया है। फिर खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में कुल अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 353.96 मिलियन टन, यानी कि 2013-14 में कितना 246 मिलियन टन था, अभी बढ़कर के 353 मिलियन टन हो गया है। फिर है दलहन उत्पादन 2025-26 में रिकॉर्ड दलहन उत्पादन एवं क्षेत्र कवरेज में वृद्धि हुई है। कृषि आय वृद्धि में दर कितनी रही, तो विगत दशक में कृषि आय में औसतन कितनी 5.2% की वृद्धि दर रही है। कृषि जोत 2025 के आधार पर दिया गया कि औसत कृषि जोत आकार जो है भारत में कितना है 1.08 हेक्टेयर है। तो मतलब यहाँ किसानों के पास 1.08 हेक्टेयर का आकार कृषि जोत का आकार है। 2005 में 1.23 हेक्टेयर, 2010 में 1.15 हेक्टेयर रहा, फिर 2016 में 1.08 हेक्टेयर, 2047 तक अनुमानित कितना रह जाएगा, तो 0.6 हेक्टेयर तक रह जाएगा। यानी कि औसत किसान के पास जो एक
खेती की भूमि है वो कितनी हो गई है, तो 1.08 हेक्टेयर हो गई है, ये चीज़ कही गई है। छोटी व सीमांत जोतों की हिस्सेदारी 86% है भारत में। किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। कुल परिचालन जोतें कितनी है, तो लगभग कितना 14.6 करोड़ है। उसके बाद 2015-16 तक दी गई थी ये डाटा। कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि दी गई है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 के आधार पर 353.96 मिलियन टन हुआ है। 21.66 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 6.5% अधिक है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन अनुमान कितना 2024 के आधार पर 1647.05 लाख मीट्रिक टन, यानी कि 164 मिलियन टन का हुआ है। तो बीते वर्ष की तुलना में कितना 89.37 मिलियन टन से अधिक है। फिर कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है, 4.6% है, 2024-25 के आधार पर दिया गया है। फिर कृषि व संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन जीवीए कितना है, तो 30.23% है अनुमानित 2023 के आधार पर। अनुमानित कितना है, तो 20% अनुमानित था 2024-25 के आधार पर, और 30.23% फाइनेंशियल ईयर 2023 के आधार पर है। प्रमुख फसल कौन कौन सी, चावल 135.54 मिलियन टन सबसे ज़्यादा चावल होती है। फिर दूसरे नंबर पर गेहूँ है 112.2 मिलियन टन। फिर गन्ना जो है 442 मिलियन टन। गन्ना जो है ये खाद्यान्न फसल की अगर बात करेंगे, गन्ना क्योंकि क्रॉप उसमें आ जाता है नकदी फसल में। दालें में 26.84 मिलियन टन। तिलहन में 40.37 मिलियन टन तिलहन होता है। बागवानी उत्पादन में क्या है, तो बागवानी उत्पादन 2024-25 के आंकड़ों के आधार पर 367.72 मिलियन टन हुआ है। 2023-24 में 351 मिलियन टन था, जो कि बढ़कर के 367 मिलियन टन हो गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी धान का कितना है, 2369 रुपये प्रति क्विंटल। फिर गेहूं का 2425 रुपये प्रति क्विंटल, अभी वही है, अब नया फिर से जारी किया जाएगा। मक्का का 2400 रुपये प्रति क्विंटल। फिर चना का है 5600 रुपये प्रति क्विंटल, 5650 रुपये प्रति क्विंटल। अरहर का 7400 रुपये क्विंटल है। फिर मूंग है 8925 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों 5650 रुपये प्रति क्विंटल है। अन्य एमएसपी क्या है, तो अंततः एमएसपी लागत की तुलना में न्यूनतम कितना 1.5 गुना है। जो रिपोर्ट उस समय 2013-14 में जो बनी थी कृषि आय दोगुना करने के लिए भी, तो उसमें 2 गुना कहा गया था। तो इसकी एमएसपी जो है लागत की तुलना में 1.5 गुना है। फिर सरकार का 2025-26 का कृषि उत्पादन लक्ष्य कितना है, 362.650 मिलियन टन। फाइनेंशियल 2024-25 में कितना था, 353 मिलियन था, अभी 362 मिलियन टन हो गया है। फिर राज्यवार उत्पादन दिया गया है, तो चावल में पहले नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। यूपी में 209.31 लाख मिलियन टन उत्पादन किया गया है। फिर 170 मिलियन टन, 170 लाख टन है, मिलियन में तो हो जाएगा 20 मिलियन टन करीब यूपी में हुआ है। और 17 मिलियन टन तेलंगाना में चावल उत्पादित किया गया है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, 164 लाख टन हो गया है। पंजाब में 143 लाख टन। ये जो लाख और मिलियन वाला है, इसमें से 209 लाख हो गया, तो 20.9 मिलियन टन हो जाएगा यूपी में, और 17.109 मिलियन टन हो जाएगा तेलंगाना में। इसी तरीके से है। फिर गेहूं जो है, क्योंकि ज़्यादातर आंकड़े जो मिलियन टन में ही पूछा जाता है, लाख वाले में नहीं रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए गेहूं जो है, गेहूं से उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, चावल में सबसे नंबर पहले पर किसने दिया है, यूपी को ही दिया गया है, और तेलंगाना दूसरे पर, तीसरे पर पश्चिम बंगाल है। फिर गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पर है 362 लाख टन, मध्य प्रदेश 233 लाख टन, पंजाब में 179.05 लाख टन, हरियाणा चौथे नंबर पर है, कितना 114.45 लाख टन। फिर राजस्थान 5वें नंबर पर है। मक्का में मध्य प्रदेश पहले पर है, 67 लाख टन है। फिर कर्नाटक 61.63 लाख टन है। बिहार में 49.1 लाख टन है। महाराष्ट्र फिर चौथे नंबर पर है, 48.76 लाख टन है। फिर इतना नहीं नीचे पहुँचता है, ऊपर के 3 ही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रहते हैं, या फिर यूपी किसी नंबर पर अगर हो तो। फिर जौ में राजस्थान पहले पर है, 11 लाख टन है। फिर उत्तर प्रदेश 5.39 लाख टन है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, 0.5 लाख टन है। हरियाणा चौथे नंबर पर है, कितना 0.46 लाख टन है। हिमाचल प्रदेश फिर छठे नंबर पर 0.29 लाख टन है। उसके बाद ज्वार में महाराष्ट्र पहले पर है, 18.71 लाख टन है। कर्नाटक 8 दूसरे नंबर पर है, 8.16 लाख टन उत्पादन होता है। राजस्थान में 5.43 लाख टन की उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में 4.46 लाख टन का उत्पादन होता है। फिर बाजरा में देखेंगे, राजस्थान भी पहले पर है, इसमें 48.49 लाख टन का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 16.84 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। गुजरात में 12.65 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा में 12.52 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। फिर छठे नंबर पर मध्य प्रदेश है। इस तरीके से इसमें 6 तक दिए गए हैं। तो रागी में कर्नाटक पहले पर है, 12.34 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु
1,04,1 लाख टन का उत्पादन किया जाता है, दूसरे नंबर पर है। तीसरे पर उत्तराखंड है, 1,01 लाख टन उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में 0,96 लाख टन उत्पादन किया जाता है। फिर झारखंड छठे नंबर पर है, 0,44 लाख टन का उत्पादन यहाँ किया जाता है। लघु अनाज जो होते हैं इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, 1,03 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, 0,75 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, जहाँ 0,54 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। गुजरात चौथे नंबर पर है, कितना है यहाँ तो 0,30 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश है पाँचवें नंबर पर, 0,28 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। फिर श्री अन्न जो है, मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दे दिया गया, तो इसमें पहले नंबर पर राजस्थान है, 53,96 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर है, 25,58 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। फिर कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, 22,79 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। यूपी चौथे नंबर पर है मोटे अनाज में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा भी जा सकता है, 21,58 लाख टन का उत्पादन यूपी में किया जाता है। फिर गुजरात पाँचवें नंबर पर है, 13,48 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। अनाज जो है, जो टोटल अनाज के मामले में अगर देखेंगे, यूपी पहले पर है, 615 लाख टन का उत्पादन यहाँ किया जाता है, यानी कि 61 मिलियन टन का 61.74 मिलियन टन 54 मिलियन टन का उत्पादन खाली अकेले यूपी करता है। मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, अनाजों के मामले में 404.22 लाख टन, यानी कि 40.42 मिलियन टन का उत्पादन यूपी में किया जाता है। तीसरे नंबर पर पंजाब है, 326.57 लाख टन का उत्पादन करता है। राजस्थान में 214.90 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। बिहार जो है चौथे नंबर पाँचवें नंबर कितना है, पाँचवें नंबर पर है, इसमें कितना 204.84 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। फिर कुल दलहन में एमपी पहले पर है, इसमें 54.09 लाख टन का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, 50.35 लाख टन का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, जो कि 38.75 लाख टन का उत्पादन करता है। चौथे पर उत्तर प्रदेश है, 23.23 लाख टन का उत्पादन करता है। पाँचवें नंबर पर गुजरात है, जो कि 19.36 लाख टन का उत्पादन करता है। तो कुल दलहन में यूपी जो है वो कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, ये इंपॉर्टेंट है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर है, 639.06 लाख टन का उत्पादन करता है। तो उसके बाद में मध्य प्रदेश जो है, लाख टन नहीं, 639.06 लाख टन का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश 458.31 लाख टन का उत्पादन करता है। पंजाब भी तीसरे नंबर पर है, 327.20 लाख टन का उत्पादन करता है। राजस्थान चौथे नंबर पर है, कितना तो 253.66 लाख टन का उत्पादन करता है। बिहार जो है पाँचवें नंबर पर है, 208.86 लाख टन का उत्पादन करता है। फिर मूंगफली जो है, गुजरात इसमें पहले नंबर पर है, 51 लाख टन का उत्पादन करता है गुजरात में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर राजस्थान है, 21.24 लाख टन का उत्पादन होता है यहाँ। मध्य प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर है, यहाँ 15.75 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु तीसरे चौथे नंबर पर है, 7.56 लाख टन उत्पादन होता है यहाँ। कर्नाटक पाँचवें नंबर पर है, 4.4 लाख टन का उत्पादन किया जाता है मूंगफली का। तो मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इस तरीके से। अरंडी जो होता है उसका तेल बनता है, गुजरात इसमें भी पहले नंबर पर है, कितना है तो 13.07 लाख टन उत्पादन करता है। दूसरे में राजस्थान है, 3.91 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश तीसरे पर है, 0.19 लाख टन का उत्पादन करता है। तेलंगाना चौथे नंबर पर है, यहाँ कितना 0.3 लाख टन का उत्पादन होता है। हरियाणा पाँचवें नंबर पर है, 0.2 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। फिर तिल के मामले में पश्चिम बंगाल पहले पर है, जो कि 2.3 लाख टन का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जो 1.49 लाख टन का उत्पादन करता है। गुजरात चौथे नंबर पर है, 1.23 लाख टन का उत्पादन करता है। चौथे नहीं तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश जो है चौथे। तिल के मामले में यूपी चौथे नंबर पर है, 1.22 लाख टन का ये उत्पादन करता है। फिर राजस्थान जो है 6.69 लाख टन का उत्पादन करता है। नाइजर सीड जो रामतिल होता है, इसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, 0.5 टन का उत्पादन करता है। फिर असम जो है 0.03 लाख टन का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर 0.03 लाख टन का उत्पादन करता है। उड़ीसा जो है 0.02 लाख टन का उत्पादन करता है। झारखंड में 0.01 लाख टन का उत्पादन किया जाता है रामतिल का। फिर सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले पर है, 74.03 लाख टन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, 52.85 लाख टन का उत्पादन होता है। राजस्थान तीसरे नंबर पर है, 11.44 लाख टन का उत्पादन होता है यहाँ। फिर कर्नाटक जो है ये चौथे नंबर पर है, कितना यहाँ होता है तो 4.82 लाख टन का उत्पादन होता है। गुजरात में 4.4 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। फिर सूरजमुखी में कर्नाटक पहले पर है, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर बिहार, पाँचवें पर उड़ीसा है। तो कर्नाटक में 1.05 लाख टन का उत्पादन। फिर हरियाणा में 0.3 लाख टन का उत्पादन, तेलंगाना में 0.14 लाख टन का उत्पादन, बिहार में 0.09 लाख टन का उत्पादन,
उड़ीसा में 0.07 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। कुल तिलहन में, तो कुल तिलहन के मामले में राजस्थान पहले पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर गुजरात है और पांचवें पर यूपी है। तो राजस्थान 91.8 लाख टन का उत्पादन करके पहले स्थान पर है। फिर दूसरे पर एमपी है। मध्य प्रदेश 87.11 लाख टन का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र 78.38 लाख टन का उत्पादन करता है। गुजरात 75.32 लाख टन का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में 26.08 लाख टन जो है कुल तिलहन उत्पादन में यूपी पांचवें नंबर पर है। फिर गन्ना उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर है। कितना है तो 2129.20 लाख टन का उत्पादन करता है यूपी में। फिर महाराष्ट्र 1099.90 लाख टन का उत्पादन होता है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, 498.60 लाख टन का उत्पादन होता है। चौथे नंबर पर गुजरात है, 143.08 लाख टन का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में 132.08 लाख टन का उत्पादन होता है। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु इस तरीके से गन्ना उत्पादन में है। फिर कपास उत्पादन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, 92.32 लाख टन उत्पादन करता है ये। फिर गुजरात में 6.69.61 लाख टन उत्पादन होता है कपास। तेलंगाना में 55.50 लाख टन का उत्पादन होता है। कर्नाटक में 22.267 लाख टन का उत्पादन होता है। राजस्थान में जो है 17.86 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। तो कपास उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान इस तरीके से हैं। फिर जूट उत्पादन में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, 68.70 लाख टन का उत्पादन होता है यहाँ। बिहार जो है दूसरे नंबर पर है, 7.979 लाख टन का उत्पादन होता है। असम तीसरे नंबर पर है, कितना होता है तो 6.95 लाख टन का उत्पादन होता है। उड़ीसा चौथे नंबर पर है, 0.23 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। जो मेस्टा होता है ये पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, इसमें दूसरे पर बिहार है, तीसरे पर असम है, चौथे पर आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से देखेंगे, पांचवें पर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा चौथे पर है। तो पश्चिम बंगाल में कितना 1.55 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। बिहार में 0.74 लाख टन का उत्पादन होता है। असम में 1.19 लाख टन का उत्पादन होता है। उड़ीसा में 0.17 लाख टन का उत्पादन होता है। फिर आंध्र प्रदेश में कितना है 0.0313 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। आगे देखेंगे, बागवानी एवं पशुधन दिया गया है। तो बागवानी क्षेत्र 2025-26 में क्या आंकड़े हैं। कुल उत्पादन जो रहा है बागवानी क्षेत्र में 367.72 बिलियन टन रहा है 2024-25, दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है ये। फिर फल जो थे इसमें 114.51 मिलियन टन रहे थे। सब्जियां 219.67 मिलियन टन रही थी। अन्य बागवानी फसलों में फूल, मसाले, बागानी मिलाकर के 33.54 मिलियन टन रहे थे। तो बागवानी वाले में फल, सब्जियां और जो अन्य बागानी हैं, फूल, मसाले, बागानी, ये सभी मिलाकर के 367.72 मिलियन टन रहा है। कुल क्षेत्रफल कितना है तो 28.98 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है 2023-24 के आधार पर। तीसरा अग्रिम अनुमान के आधार पर उत्पादकता कितनी है तो बागानी फसल में फलों की है 15.85 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। सब्जियों की 18.40 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। कुल बागवानी उत्पादकता जो है 12.56 लाख टन प्रति हेक्टेयर 2024-25 के आधार पर बताया गया है। फिर पिछले 10 वर्ष की वृद्धि जो है 13-14 से लेकर के 280.70 मिलियन टन से 2024-25 में कितनी 367.72 मिलियन टन यानी कि 31% की वृद्धि हुई है। फिर मिशन योगदान जो है ये क्या नाम है, MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 2014-15 से जुलाई 2025-26 तक अतिरिक्त 15.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ा गया है इसके तहत। फिर बागवानी राज्यवार योगदान कितना है तो कुल कृषि उत्पादन में क्रॉप जीवीओ में अनाज, गन्ना आदि के अलावा फल एवं सब्जियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए जीवीओ जो है ग्रास वैल्यू जो उसमें फल उत्पादकता है में फल और सब्जियां समूह की हिस्सेदारी लगातार बढ़कर कितनी 52.5% हो गई है फसल उप क्षेत्र के मामले में। फिर मसाले एवं स्पाइसेस जो है समूह में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य बना है, इसके बाद कर्नाटक और गुजरात है। तो मसालों के उत्पादन में पहला नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर गुजरात है। सब्जियों में आलू उत्पादन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आलू की जो ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्शन है वो कितना है राशि 2023-24 में लगभग कितना 337.2 हजार करोड़ रुपए हो गई, जो 2011-12 में 21.3 हजार करोड़ रुपए थी, एक बढ़ करके 2023-24 में 37.2 करोड़ हो गई है। पशुपालन क्षेत्र से रिलेटेड क्या है तो पशुधन की संख्या 20वीं पशुधन जनगणना जो है उसके आधार पर गोवंश, गाय, भैंस आदि मिलाकर के 303.76 मिलियन है टन नहीं इसमें आएगा। भेड़ जो है 74.726 मिलियन है। बकरियां 148.288 मिलियन है। उसके बाद सुअर जो है 9.06 मिलियन है। मुर्गी बच्ची 851.81 मिलियन है। जनगणना में के अन्य निष्कर्ष क्या है तो मुर्गी जनसंख्या कितनी है तो 851.81 मिलियन, 16.8% वृद्धि हुई है। बैकयार्ड पोल्ट्री में जो 45.8% वृद्धि हुई है। दुधारू पशु
जो मिल्क एनिमल है उसमें कुल में 6% वृद्धि, मादा पशु की हिस्सेदारी बढ़ रही है। फिर विदेशी संकर नस्ल के मवेशी 27% की वृद्धि हुई है। उच्च उपज वाली क्रॉस ब्रीड का रुझान बढ़ा है, ज़्यादातर वो दूध की वजह से। मिथुन एवं याक क्या है, तो मिथुन की आबादी बढ़ी है। याक, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, ऊँट, गधा, सुअर, खरगोश में कमी देखी गई है। फिर पशुधन संरचना 35.94% है। मवेशी 27.8% है। बकरी 20.45% है। भैंस जो है 13.87% है। उसके बाद भेड़ कितनी 1.69% है। उसके बाद देखेंगे टोटल मवेशी जो है 35.94 है। उसका सुअर का है 1.96%। राज्यवार वृद्धि कितनी, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हुई है, 23% की वृद्धि हुई। तेलंगाना में 22% की वृद्धि हुई है। कुछ राज्यों में पशुओं की संख्या घटी है। पशुधन आबादी ग्रामीण क्षेत्र का कितना 73% कुल पशुधन ग्रामीण आबादी में क्षेत्रों में है। तो जो कुल पशुधन है उसमें से 73% ग्रामीण क्षेत्रों में है। फिर 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर दूध उत्पादन जो है 239.30 मिलियन टन रहा है। 2023-24 के आधार पर बताया गया है ये। प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, तो 471 ग्राम प्रतिदिन। वैश्विक औसत कितना है, तो 329 है। भारत में ज़्यादा है, 471 ग्राम प्रतिदिन है प्रति व्यक्ति। भारत विश्व में प्रथम 24.76% का योगदान करता है। अंडा उत्पादन में क्या है, तो 142.77 बिलियन। 2023-24 के आधार पर सी ए जी ए आर 6.8%, जो कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट रही है कितनी रही है, तो 6.87% की रही है 10 वर्ष में। प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, तो 103 अंडे प्रति वर्ष। भारत विश्व में दूसरा स्थान है अंडों के मामले में। फिर मांस उत्पादन में देखें तो 10.5 मिलियन टन मांस 2023-24 के आधार पर 4.8% की वृद्धि रही है इसमें। ऊन उत्पादन में 40.35 हजार टन का उत्पादन हुआ 2023-24 के आधार पर। राज्यों में राजस्थान शीर्ष स्थान पर है, राजस्थान और लद्दाख। फिर पशुपालन का कृषि जीवीए जो में योगदान कितना है, 3.23% है 2022-23 में। कुल जीवीए में कितना 5.5% है। राज्यवार योगदान में देखेंगे दूध उत्पादन में यूपी शीर्ष राज्य पर है, लगभग 16.2% की हिस्सेदारी राष्ट्रीय दूध उत्पादन का हिस्सा है। इसके बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है, 14.51% है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, 8.91% है। गुजरात 7.65% है। महाराष्ट्र 6.7% है। तो पहले पर यूपी है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर महाराष्ट्र है दुग्ध उत्पादन में। फिर अंडा उत्पादन में भारत में 2023-24 में अंडों का कुल उत्पादन लगभग कितना 142.77 बिलियन अंडे हुआ। शीर्ष राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, 17.5% हुआ यहाँ उत्पादन हुआ है। तमिलनाडु में 15.64% का उत्पादन हुआ है। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से कर्नाटक है। तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर पश्चिम बंगाल, पांचवें पर कर्नाटक है। मांस उत्पादन में भारत में मांस उत्पादन 2023-24 में लगभग कितना 10.25 मिलियन टन हुआ है। शीर्ष योगदान देने वाले राज्य है पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, कितना है, तो 12.62% हुआ है। यूपी में दूसरे नंबर पर है 12.29%। महाराष्ट्र 11.28%, तीसरे नंबर पर। तेलंगाना चौथे पर है, पांचवें पर आंध्र प्रदेश है। ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रमुख राज्य है, लगभग 47 से 48% राष्ट्रीय ऊन उत्पादन का इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर दूसरे पर, तीसरे पर गुजरात है। फिर ऊर्जा एवं खनिज उत्पादन एवं भंडारण से रिलेटेड आंकड़े देखते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र में देखेंगे कुल स्थापित ऊर्जा व मिश्रण ऊर्जा क्या है, तो जून 2025 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता 476 गीगावाट। तापी, जिसमें से तापी जो ऊर्जा है वो कितनी है, थर्मल एनर्जी 240 गीगावाट हो गई। सौर ऊर्जा 110.9 गीगावाट। पवन ऊर्जा 51.3 गीगावाट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है 48.48 गीगावाट। परमाणु ऊर्जा कितनी 8.8 गीगावाट हो गई है। जैव ऊर्जा कितनी 11.6 गीगावाट। लघु हाइड्रोजन जो लघु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो 5.1 गीगावाट तक का उत्पादन करते हैं। तो टोटल कितनी 476 गीगावाट इस तरीके से है। गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान कितना 235.7 गीगावाट बढ़ गया है, 49% हो गया। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछा मेंस में तो को लिखने में काफी काम आया था। इसमें 226.9 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी कि सौर, पवन, हाइड्रो, बायो। 8.8 गीगावाट जो है परमाणु ऊर्जा शामिल है। तापी कोयला आधारित शक्ति अभी भी सबसे बड़ा है, कितना 50.55% हिस्सा भी जो थर्मल पावर है उसी का है। फिर बिजली उत्पादन पहुंच हुआ मांग कितनी, तो बिजली उत्पादन 2015-16 में 1168 बिलियन यूनिट था। 2024-25 में कितना 1824 बिलियन यूनिट हो गया है। बिजली की कमी की कितनी 2013-14 में 4.2% से घट करके 2024-25 में कितनी 0.1% रह गई है। अप्रैल 2018 तक 100% गाँवों का विद्युतीकरण, 2.8 करोड़ से ज़्यादा घर ग्रिड से जुड़ गए हैं। फिर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2013-14 में 957 किलोवाट घंटा 2000 से बढ़कर के 2023-24 में कितनी 1395 किलोवाट घंटा यानी कि 45.8% की वृद्धि हुई है। वृद्धि तो हो ही रही जैसे जैसे डिपेंडेंसी एनर्जी पर बढ़ती जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियां क्या है इसमें, स्थापित क्षमता
अक्षय ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में कितनी 76.37 गीगावाट थी, जो जून 2025 में बढ़कर के 226.79 गीगावाट बढ़ गई, यानी कि 3 गुना वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा क्षमता 110.9 गीगावाट, अकेले 2024-25 में रिकॉर्ड कितनी 23.83 गीगावाट जोड़ा गया है, विश्व में तीसरा स्थान रहा है। पवन ऊर्जा 51.3 गीगावाट, चौथा स्थान विश्व में रहा है। जल विद्युत के मामले में भारत 48 गीगावाट उत्पादित करता है, लक्ष्य 2023 तक कितना है 55 गीगावाट का लक्ष्य है। सौर जैव ऊर्जा जो है ये 11.6 गीगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कुल बिजली उत्पादन का कितना 22% 2014 में था, अभी कितना 22.2% है, और 2014 में कितना था 17.2% था। नवीकरणीय उत्पादन 2014-15 में कितना 190.96 बिलियन यूनिट था, 2024-25 में 370 बिलियन यूनिट हो गया है। फिर ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख योजनाएं व ग्रीन मिशन क्या क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में जारी किया गया था। 2030 तक इसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था प्रतिवर्ष, और कितना है 19,744 करोड़ रुपए का ये परिव्यय किया गया था, मतलब 19,744 करोड़ रुपए योजना पर लागू किए गए थे। सोलर रूफटॉप योजना जो है पीएम सूर्य घर योजना के नाम से जारी की गई थी। इसमें प्लान ये है कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी 2027 तक। 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल किया जाएगा, और प्रति घर को 300 यूनिट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। पीएम कुसुम योजना कृषि डीजलाइजेशन, सौर पंप व ग्राउंड माउंटेड संयंत्र, लक्ष्य क्या है तो 40 गीगावाट ऊर्जा लक्ष्य रखा गया है, और जो डीजल वाला है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। फिर सौर पार्क स्थापित किए गए हैं, उच्च दक्षता वाले फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, इसमें पीएलआई योजना इनके लिए भी शुरू की गई, प्रोडक्शन लिंक्ड योजना बोलते हैं इसको, इंसेंटिव। फिर तेल गैस जैव ईंधन के क्षेत्र में क्या है तो एलपीजी कनेक्शन 14.51 करोड़ 2014 में, फिर 32.97 करोड़ 2025 में हो गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं। फिर पीएनजी कनेक्शन कितने हैं तो पीएनजी कनेक्शन जो है 2.254 करोड़ 2014 में थे, 1.47 करोड़ जो हो गए 2025 में। सीएनजी स्टेशन 738 से बढ़कर के 777 हो गए हैं। फिर इथेनॉल सम्मिश्रण 2014 में से 1.5% था, 2025 में कितना हो गया 18.5% हो गया। अनुमानित 2025-26 का लक्ष्य कितना है 20% है। फिर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र स्थापित परमाणु क्षमता जो है 2014 में 4780 मेगावाट थी, 2025-26 में कितनी 25 में 8780 मेगावाट हो गई, यानी कि 71% की वृद्धि हुई है परमाणु ऊर्जा में भी। फिर उत्पादन कितना है तो 35,592 मेगा मीट्रिक यूनिट जो है ये 2014-15 में था। 56,681 मीट्रिक यूनिट कितना हो गया तो 2024-25 में 87% प्लांट लोड फैक्टर पर आधारित है। फिर हरित टिकाऊ हरित ऊर्जा का पर्यावरण रिलेटेड क्या है, भारत ग्रीन एनर्जी मिशन, भारत ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन व नेट जीरो के मार्ग पर 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर लेगा। फिर कार्बन उत्सर्जन 2025 में अनुमानित कितना 2.9 बिलियन टन CO2, पिछले वर्ष की तुलना में 4% की कमी आई है। फिर शीर्ष राज्यों में कुल स्थापित क्षमता अगर देखेंगे, कुल बिजली स्थापित क्षमता सौर ऊर्जा कितनी है, उसमें से पवन ऊर्जा का योगदान कितना है और हाइड्रो ऊर्जा का योगदान कितना है। गुजरात पहले नंबर पर है 64 गीगावाट यहाँ बिजली उत्पादित की जाती है, जिसमें से सौर ऊर्जा से 18.3 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 8 गीगावाट, हाइड्रो और अन्य से 15 गीगावाट उत्पादित होती है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, 54 गीगावाट बिजली उत्पादित होती है, जहाँ जिसमें 9.88 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10.5 पवन ऊर्जा से, 11.8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक से एनर्जी उत्पादित होती है। फिर राजस्थान तीसरे नंबर पर है, 44 गीगावाट उत्पादित करता है, इसमें 27.464 गीगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादित होती है, 6.6 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता से, उसके बाद 5 गीगावाट जो है ये हाइड्रो और अन्य से उत्पादित होती है। तमिलनाडु चौथे नंबर पर है, इसमें कितना है 33 गीगावाट उत्पादित होती है, जिसमें से 9.77 गीगावाट सौर ऊर्जा से, फिर 15 गीगावाट पवन ऊर्जा से, फिर 6.7 जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। उत्तर प्रदेश 28 गीगावाट उत्पादित करता है, जिसमें से 3.7 सौर ऊर्जा से, 0.2 पवन ऊर्जा क्षमता से, और 3 जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से उत्पादित की जाती है। फिर अन्य संबंधित तथ्य दिए हैं, राजस्थान भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में 27 गीगावाट से अधिक और कुल राष्ट्रीय सौर ऊर्जा उत्पादन का 20% उत्पादित करता है। महाराष्ट्र बिजली खपत व स्थापित क्षमता दोनों में शीर्ष स्थान पर है, औद्योगिक उपयोग अधिक है यहाँ। गुजरात कुल क्षमता में शीर्ष पर है, सौर व पवन दोनों में अग्रणी है नीति व निवेश में के चलते। फिर कुल 476 गीगावाट में लगभग 50% हिस्सा गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से सौर पवन हाइड्रो परमाणु का है। 4 राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है 50% से अधिक योगदान इनका है। फिर भारत में खनिज उत्पादन के मामले में देखेंगे तो
भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन पीआईबी के 2024-25 के आंकड़ों पर दिया गया है। लौह अयस्क के मामले में कुल उत्पादन में 77% का हिस्सा है। वित्त वर्ष 2023-24 274 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। 2024-25 में अप्रैल से जनवरी के मध्य 236 मिलियन मीट्रिक टन 3.5% की वृद्धि हुई है। 2025-26 में अप्रैल से मई के मध्य में दिया गया है 53.0 मिलियन मीट्रिक टन जो है ये 0.6% की वृद्धि हुई है। लौह अयस्क उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। फिर मैग्नीज अयस्क के मामले में देखेंगे तो 2023-24 अप्रैल से जनवरी तक का आंकड़ा दिया गया 2.7 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। फिर 2024-25 में अप्रैल से जनवरी के मध्य में 3.0 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 11.1% की वृद्धि। 2025-26 में अप्रैल से मई के मध्य में 0.7 मिलियन मीट्रिक टन 1.4% की वृद्धि हुई है। क्रोमाइट उत्पादन में तो 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर 2.3 मिलियन मीट्रिक टन, 2024-25 में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 8.7% की वृद्धि। बॉक्साइट में 2022-23 के आधार पर 19.5 मिलियन मीट्रिक टन, 2023-24 के आधार 24-25 में 20.6 मिलियन मीट्रिक टन 5.6% की वृद्धि हुई है। 2025 में बॉक्साइट उत्पादन 2.13 मिलियन मीट्रिक टन रहा है 13.6% की वार्षिक वृद्धि रही है यहाँ। एल्यूमिनियम उत्पादन में प्राइमरी जो होता है इसमें 2023-24 के आधार पर अप्रैल जनवरी का आंकड़ा है 34.67 लाख टन का उत्पादन हुआ है। 2024-25 के अप्रैल से जनवरी के मध्य में देखेंगे तो 35.10 लाख टन यानी कि 1.2% की वृद्धि हुई है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है एल्यूमिनियम का। ये प्राइमरी वाला है और जो परिष्कृत तांबा है उसके बाद 2023-24 के आधार पर अप्रैल से जनवरी के मध्य में 4.19 लाख टन उत्पादन हुआ है। 2024-25 में अप्रैल से जनवरी के मध्य में 4.50 लाख टन उत्पादन 7.4% की वृद्धि हुई है। भारत शीर्ष 10 उत्पादक देशों में शामिल है। जिंक सांद्रण के मामले में देखेंगे तो 25-26 में अप्रैल से मई के मध्य में 0.28 मिलियन मीट्रिक टन 3.7% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2025 में 0.14 मिलियन मीट्रिक टन 5.8% की वृद्धि हुई है। चूना पत्थर में 2025-26 के देखेंगे अप्रैल से मई के मध्य में तो 81.40 मिलियन मीट्रिक टन 1.6% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2025-26 में 25 में देखेंगे तो 40.1 मिलियन मीट्रिक टन 1.2% की वृद्धि हुई है। भारत में राज्यवार खनिज उत्पादन या भंडारण दिया गया है तो ये यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ऊपर वाला उतना नहीं पूछा जाता है। कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में, फिर दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर झारखंड, चौथे पर मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर तेलंगाना है। भंडारण के मामले में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इस तरीके से। लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा पहले पर है, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, फिर महाराष्ट्र है। भंडारण में पहले पर उड़ीसा, फिर दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर कर्नाटक, पांचवें पर छत्तीसगढ़। सोना जो है कर्नाटक पहले पर उत्पादन में है, फिर दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर राजस्थान, पांचवें पर केरल है। भंडारण के मामले में सोने में कर्नाटक पहले पर, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर झारखंड, पांचवें पर केरल है। यूरेनियम उत्पादन में पहले पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर झारखंड, तीसरे में मेघालय है। फिर यूरेनियम भंडारण में आंध्र प्रदेश पहले पर, झारखंड दूसरे पर, मेघालय तीसरे पर, फिर राजस्थान चौथे पर, कर्नाटक पांचवें पर है। बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा पहले पर, दूसरे पर झारखंड है, तीसरे पर गुजरात है, चौथे पर छत्तीसगढ़, पांचवें में महाराष्ट्र है। उड़ीसा फिर बॉक्साइट भंडारण में उड़ीसा पहले पर, छत्तीसगढ़ दूसरे पर, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, चौथे गुजरात, पांचवें पर महाराष्ट्र है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उड़ीसा, चौथे पर कर्नाटक, पांचवें पर आंध्र प्रदेश है। फिर भंडारण में मैग्नीज के उड़ीसा पहले पर है, कर्नाटक दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर, महाराष्ट्र चौथे पर है, गोवा पांचवें नंबर पर है। जस्ता उत्पादन में राजस्थान पहले पर, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है, झारखंड तीसरे पर है, महाराष्ट्र चौथे पर है, उत्तराखंड जो है ये पांचवें नंबर पर है। फिर भंडारण के मामले में जस्ते में देखेंगे तो राजस्थान पहले पर, आंध्र प्रदेश दूसरे पर, झारखंड तीसरे पर, गुजरात चौथे पर और उत्तराखंड पांचवें नंबर पर है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर है, पन्ना सबसे ज़्यादा होता है, फिर आंध्र प्रदेश दूसरे पर, छत्तीसगढ़ तीसरे पर। हीरा के भंडारण में मध्य प्रदेश पहले पर, आंध्र प्रदेश दूसरे पर, छत्तीसगढ़ तीसरे पर, उड़ीसा चौथे पर, झारखंड जो है पांचवें नंबर पर है। नेक्स्ट देखेंगे तांबा उत्पादन में राजस्थान पहले पर है, फिर झारखंड है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश, पांचवें नंबर पर गुजरात है। इसी तरीके से भंडारण में तांबे के राजस्थान पहले पर, दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर आंध्र प्रदेश, पांचवें पर गुजरात है। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान पहले पर, गुजरात दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर है। फिर संगमरमर के भंडारण में राजस्थान पहले पर है, गुजरात दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर, आंध्र प्रदेश चौथे पर, तमिलनाडु पांचवें नंबर पर है। बैरिट जो होता है उसमें आंध्र प्रदेश उत्पादन में पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर, तीसरे पर कर्नाटक है और भंडारण में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। क्रोमाइट में उड़ीसा उत्पादन में पहले पर है और भंडारण में भी उड़ीसा पहले पर, दूसरे पर मणिपुर, तीसरे पर नागालैंड है। देशवार खनिज उत्पादन या भंडार दिए गए तो वैश्विक स्तर पर अगर देखेंगे स्थिति
तो कोयला जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पर इंडोनेशिया। भंडारण के मामले में अमेरिका पहले पर, दूसरे पर रूस, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर चीन, पांचवें पर भारत है। लौह अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले पर, दूसरे पर ब्राजील, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत, पांचवें पर रूस है। फिर पाँच भंडारण के मामले में देखेंगे तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर ब्राजील, तीसरे पर रूस, चौथे पर चीन है, पांचवें पर भारत है। उसका सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, चीन पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है, रूस तीसरे पर है, कनाडा चौथे पर है, पांचवें पर अमेरिका है। सोने के भंडारण के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, फिर दूसरे पर रूस है, तीसरे पर दक्षिण अफ्रीका, चौथे पर अमेरिका और पांचवें पर इंडोनेशिया है। यूरेनियम उत्पादन में पहले पर स्थान पर कजाकिस्तान है, फिर दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर नामीबिया और पांचवें पर नाइजर है। फिर से यूरेनियम के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, दूसरे पर कजाकिस्तान, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर रूस, पांचवें पर नामीबिया है। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, दूसरे पर गिनी, तीसरे पर चीन है, फिर चौथे पर ब्राजील है, पांचवें पर भारत है। उसके बाद में शीर्ष भंडारण में देखेंगे तो गिनी पहले पर है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर वियतनाम, चौथे पर ब्राजील, जमैका जो है पांचवें नंबर पर है। मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पहले पर है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर चीन, चौथे पर गैबोन है, पांचवें पर भारत है। मैग्नीज के भंडारण में दक्षिण अफ्रीका पहले पर है, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे पर ब्राजील, चौथे पर भारत, पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया है। फिर जस्ता के उत्पादन में चीन पहले पर, पेरू दूसरे पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है, भारत चौथे पर, अमेरिका पांचवें पर है। उसके जस्ता के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर पेरू है, चौथे पर भारत है, पांचवें पर मोरक्को है। फिर हीरा के उत्पादन में रूस पहले पर है, बोत्सवाना दूसरे पर है, कनाडा तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, पांचवें नंबर पर कांगो जो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कांगो, ये पांचवें नंबर पर है। हीरा के भंडारण में रूस पहले स्थान पर है, दूसरे पर बोत्सवाना है, कांगो तीसरे नंबर पर है, फिर दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पर, पांचवें पर कनाडा है। फिर तांबा उत्पादन में देखेंगे तो चिली पहले नंबर पर है, फिर पेरू दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर पर, अमेरिका चौथे नंबर पर, कांगो DRC पांचवें नंबर पर है। इसी तरीके से भंडारण के मामले में चिली पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर, पेरू तीसरे पर, रूस चौथे पर और मेक्सिको पांचवें नंबर पर है। संगमरमर के उत्पादन में इटली पहले पर है, चीन दूसरे पर, तुर्की तीसरे पर, फिर चौथे नंबर पर भारत है, पांचवें नंबर पर स्पेन है। उसके बाद में इटली भंडारण के मामले में भी इटली पहले पर है, दूसरे पर तुर्की है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर ग्रीस है, पांचवें नंबर पर भारत है। बहरीट उत्पादन में भारत पहले पर है, चीन दूसरे पर है, मोरक्को तीसरे नंबर पर है। भंडारण के मामले में बहरीन के मामले में चीन पहले पर है, कजाकिस्तान दूसरे पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। उसके बाद क्रोमाइट उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका आयस के मामले में पहले पर है, कजाकिस्तान दूसरे पर, तीसरे नंबर पर भारत है। तुर्की चौथे नंबर पर है, कजाकिस्तान भंडारण में भी पहले पर है और दक्षिण अफ्रीका दूसरे पर, भारत जो है तीसरे नंबर पर है। स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड आंकड़े देखते हैं तो मातृ मृत्यु दर जो 2014 से 16 के मध्य में 130 से 2019-21 से 21 के मध्य में कितनी 93 लाख प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। फिर शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2014 में 39 थी, 2021 में घटकर कितनी हो गई 27 प्रति 1000 जीवित जन्म पर हो गई है। फिर स्वास्थ्य पर खर्च 2022 में 9.04 लाख करोड़ रुपए, GDP का कितना 3.8% से था। प्रति व्यक्ति खर्च कितना है तो 6602 सरकारी खर्च जो सरकारी हिस्सा कुल खर्च का कितना 48% है। फिर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में भारतीय राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मापदंड प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की तुलना विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो देश की GDP का 90% से अधिक हिस्सा है। प्रमुख निष्कर्ष क्या है तो शीर्ष प्रदर्शन करता उड़ीसा जो है 67.8 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ 55.2% 2 अंक के बाद गोवा तीसरे नंबर पर है 53.6, झारखंड जो है झारखंड और गुजरात का स्थान है। उसका चुनौतियों का सामना कर रहे राज्य पंजाब है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल को ऋण प्रबंधन एवं राजकोषीय घाटे में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवाद विश्लेषण क्या है तो ओडिशा ने ऋण सूचकांक 99 और ऋण स्थिरता 64.0 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ और गोवा ने क्रमशः ऋण प्रबंधन और राजस्व संग्रह में बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर नीतिगत निहितार्थ क्या है तो राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि की दिशा में कार्य करना है, ऋण प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत करना है। शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े आंकड़े क्या हैं? भारत की स्कूली शिक्षा तंत्र 24.8 करोड़ विद्यार्थियों, 14.72 लाख स्कूलों, 98 लाख शिक्षकों को सेवा देता है। यूएन जो यूडाइस प्लस 2023 के आधार पर जारी किए गए, यूडाइस पोर्टल है ये इसके द्वारा जारी किए गए। सरकारी स्कूलों में स्कूल कुल 69% हिस्सा है, 50% विद्यार्थी और 51% शिक्षक हैं। तो सरकारी स्कूल जो है
इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। निजी स्कूलों में 22.5% हिस्सा है, 32.6% विद्यार्थी और 38% शिक्षक हैं। फिर प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर कितनी 93% के करीब हो गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर 77.4% है। उच्चतर और माध्यमिक स्तर पर कितना 56.2% जो नामांकन दर है वो दी गई है। फिर स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितनी है, प्राथमिक स्तर पर 1.9% है, उच्च प्राथमिक पर 5.2% है, माध्यमिक स्तर पर 14% है। देश की युवाओं की साक्षरता दर लगभग कितनी 97% है। शिक्षक छात्र अनुपात जो है जो 42.1 है, मतलब 42:1 है, पूर्व से सुधर करके 24:1 हो गया। तो पहले जो 42:1 था ये घट करके 24:1 हो गया है। अलग अलग स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की उपलब्धता 30% हो गई है, पूर्व से बढ़ करके 91% हो गई। तो पहले 30% जो थी वो बढ़ करके 91% हो गई है। बिजली की उपलब्धता 20% से बढ़ करके 86% हो गई है। उच्च शिक्षा में 2024-25 तक कुल 4.33 करोड़ विद्यार्थी, 58,643 उच्च शिक्षण संस्थान IIT की संख्या 23, IIM 20, विश्वविद्यालय 1213, मेडिकल कॉलेजों का 780 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमुख लक्ष्य क्या था, 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जो था वो 100% पहुंचाना था। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है GER ये 2030 तक 100% पहुंचाना था। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% तक करना था जो सकल नामांकन अनुपात है। उसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में क्या है, कुल वन एवं वृक्षावरण कितना, देश का कुल वन और वृक्षावरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 25.17% हो गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा या तो क्षेत्रफल या फिर परसेंटेज में। वन आवरण कितना है तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर जो कि 21.76% है। वृक्षावरण देखेंगे तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो कि 3.41% है। स्क्रब भूमि जो होती है वो 43,643 तेईस वर्ग किलोमीटर जो कि 1.33% है। वृद्धि एवं घटाव क्या है तो पिछले आकलन 2021 की तुलना में वन एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में वृद्धि 156.41 वर्ग किलोमीटर की, वृक्षावरण में 1289.4 वर्ग किलोमीटर की। सर्वाधिक वृद्धि वनावरण एवं वृक्षावरण में किसमें हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई है, 684 वर्ग किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, 559 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, 559 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान 394 वर्ग किलोमीटर के मामले में दूसरे अगले स्थान पर है। तो सर्वाधिक वनावरण वृक्ष एवं वन दोनों को मिलाकर के पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, दूसरे पर यूपी है। कितनी हुई तो 559 वर्ग किलोमीटर। यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा तीसरे नंबर पर, चौथे पर राजस्थान है। सर्वाधिक वृद्धि वनावरण में किसमें हुई तो मिजोरम में हुई, 242 वर्ग किलोमीटर। खाली अगर वनावरण की बात करेंगे, ये वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर के यूपी दूसरे पर है। अगर केवल वनावरण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम में हुई, 242 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर गुजरात में हुई, 180 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, तीसरे नंबर पर है। सर्वाधिक कमी वनावरण में कहाँ हुई तो मध्य प्रदेश में हुई है, 612 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। कर्नाटक में 459 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। लद्दाख में 159 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। नागालैंड में 125.22 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। कार्बन स्टॉक एवं बांस का क्या है तो भारतीय वनों में अनुमानित कुल कार्बन स्टॉक जो है कितना 7285.5 मिलियन टन है। देश में कार्बन सिंक जो है 30.43 बिलियन टन। CO2 इक्विवेलेंट कितना 2005 के बाद 2.29 बिलियन टन की वृद्धि हुई है। बांस आधारित क्षेत्र कितना तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। अधिकतम मध्य प्रदेश में है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उड़ीसा है। वनाग्नि एवं अन्य तथ्य क्या है तो 2023-24 में वन अग्नि हॉटस्पॉट की घटना कितना है 2,03,544 रही, जो 2021-22 के 2,23,333 से कम है। सरकारी योजना ग्रीन इंडिया मिशन, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समिति 1986-80 के आसपास बनाई गई थी। वन सीमाओं का डिजिटलीकरण, मैंग्रोव व आर्द्रभूमि संरक्षण, कृषि वानिकी। ISFR का यह 18वां संस्करण है। द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है। 1987 से जारी की जा रही है, जो कि 18वीं रिपोर्ट है। सरकारी योजनाएं दी गई हैं, उनको शुरू करने का वर्ष दिया गया और उद्देश्य दिया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा इसके तहत। मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया गया था, बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू की गई थी, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था, ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सुधार के लिए। फिर वित्त मंत्रालय की योजनाएं कौन कौन सी हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी, सभी को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए। ऊपर जो थी ये स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना दी गई थी, अब वित्त मंत्रालय की हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी, छोटे व्यवसायों को योगदान करने के लिए, ऋण देने के लिए।
फिर अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में जीवन बीमा 2 लाख तक का इसमें रखा गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी। दुर्घटना बीमा इसमें कितना 2 लाख कर दिया गया था। तो अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों एक साथ शुरू की गई थी 2015 में ही, आई थिंक जून उनके आसपास शुरू की गई थी। फिर शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड कौन सी योजना है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसमें प्राइमरी शिक्षा सभी के लिए बनाया गया था। फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ये रूसा 2013 में शुरू किया गया था। उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना 1995 में आई थी। ये 15 अगस्त 2095 को घोषित की गई थी। छात्रों को पौष्टिक भोजन के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल 2015 में शुरू किया गया था। शैक्षणिक ऋण एक पर एक पोर्टल है ये। फिर ग्रामीण आवास मंत्रालय की कौन कौन सी हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई थी। ये ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने के लिए, इसमें आबादी के आधार पर 6000 और 3000 आबादी रखी गई है। जो पहाड़ी इलाके वगैरह वहाँ 1000 के आसपास और 3000 जो है बड़े इलाके में। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी सभी के आवास के लिए। 2022 तक के 2 करोड़ घर बनाने की बात कही गई थी ग्रामीण और शहरी। इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू की गई थी ग्रामीण गरीबों के लिए आवास के हेतु। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 कौशल रोजगार एवं स्वावलंबन महिला व बाल विकास मंत्रालय के तहत। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू की गई थी माताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए। प्रेरणा योजना 2011 में बालिका शिक्षा हेतु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में बालिका के अधिकार के लिए। फिर समेकित बाल विकास सेवा ICDS 1975 में शुरू की गई थी बच्चों का पोषण एवं विकास के लिए। फिर कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 से शुरू की गई थी। किसानों को वार्षिक सहायता 6000 रुपये दी जाती है 3 किस्तों में 2-2000 की। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से शुरू की गई फसल बीमा हेतु। राष्ट्रीय कृषक विकास योजना 2007 में शुरू की गई थी कृषि क्षेत्र के विकास हेतु। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है ये PM कुसुम योजना जो थी 2019 में शुरू की गई थी सोलर ऊर्जा किसानों के लिए। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था वृद्ध निर्धन विधवा दिव्यांगों को भत्ता देने के लिए। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना जो है 1999 में शुरू की गई थी दिव्यांगजनों हेतु सहयोग के लिए। फिर स्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, तो ये 2021 में शुरू की गई थी। पुनर्वास डॉक्यूमेंटेशन कौशल विकास किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना 2015 में शुरू की गई थी रोजगार खोज सहायता के लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो है 2019 में असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन की बात की गई थी। इसमें 3000 से 5000 तक की पेंशन की बात की गई है। जल संसाधन स्वच्छता मंत्रालय, तो जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था घर घर जल आपूर्ति के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा था मेंस के लिए, अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नमामि गंगे 2014 में शुरू किया गया था गंगा सफाई अभियान है ये। फिर स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छता व शौचालय निर्माण ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और गांधी जी की जो 150वीं जयंती हुई थी 2019 में इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था। फिर विकसित भारत 2047 नीति आयोग यह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू किया गया है। तो 2024 में ये किया गया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है कब तक 2047 तक। PM मित्र पार्क जो है वस्त्र निर्माण से रिलेटेड है 2023 में शुरू किए गए थे। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एवं अपैरल पार्क इसके साथ 7 पार्क खोले गए हैं। यूपी में भी एक है लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर पर है ये। फिर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2024 में शुरू की गई है। 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली का जो है प्लान बनाया गया है प्रत्येक घर में। इसमें कहा गया है कि 300 यूनिट तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फिर अग्नि योजना जो है ये रक्षा मंत्रालय की है 2022 में शुरू की गई थी अल्पकालिक सैन्य भर्ती के लिए। तो 2000 ये 4 वर्षों की सेना भर्ती है। यूपी ने कितना 20% आरक्षण दिया है जो पुलिस है या अन्य जो सेवाएं हैं यूपी सरकार के तहत। फिर पोषण 2.0 जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय 2021 में शुरू की गई थी। पोषण बाल विकास बाल स्वास्थ्य सुधार के ध्यान दिया जाएगा इसमें। PM स्वनिधि योजना शहरी विकास के लिए है ये 2020 में शुरू की गई थी शहरी फेरी वालों को ऋण प्रदान करने के लिए। इसमें 10,000 तक का ऋण जो था बिना किसी गारंटी के दिया जाता था। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डाटा था खास करके कृषि उत्पादन से रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण स्कीम्स थी आर्थिक समीक्षा आर्थिक बजट और जो इकोनॉमिक और भी जो अपडेट्स चाहिए तो वो सभी अपडेट कर दी गई हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा शेयर अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद जय भारत।